हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसफुड एजुकेशन में। आज क्लास में आज का टॉपिक है प्रभावशाली प्रबंधन एवं प्रशासन में संप्रेषण की भूमिका। प्रबंधन एवं प्रशासन को निम्न संप्रेषण के द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। पहला क्या है? वाचिक संप्रेषण। दूसरा है लिखित संप्रेषण, रिटन कम्युनिकेशन। तीसरा है अवाचिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब वाचिक संप्रेषण क्या होता है? संदेशों को भेजने का मुख्य माध्यम होता है वाचिक संप्रेषण। भाषण, औपचारिक वार्ता, समूह वाद विवाद आदि वाचिक संप्रेषण के मुख्य उदाहरण हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो वाचिक संप्रेषण है, ओरल कम्युनिकेशन है, उसके मुख्य उदाहरण क्या हैं, तो भाषण, औपचारिक वार्ता, समूह वाद विवाद आदि जो है वो वाचिक संप्रेषण के मुख्य उदाहरण हैं। तो संदेशों को भेजने का जो मुख्य माध्यम है वो वाचिक संप्रेषण है। वाचिक संप्रेषण का मुख्य लाभ गति और प्रतिपुष्टि है। एक मौखिक संदेश न्यूनतम समय में भेजा और प्राप्त किया जाता है। यदि ग्राहता जो ग्रहण करने वाला है वो संदेश के संबंध में अनिश्चित है तो प्रेषक द्वारा प्रारंभ में ही द्वित प्रतिपुष्टि प्राप्त हो जाती है और त्रुटि को सुधारा जा सकता है। तो इस प्रकार संप्रेषण की मुख्य सीमा यह है कि प्रबंधन में या जब भी संदेश अनेक लोगों से होता हुआ ग्राहता के पास पहुंचता है, जो ग्रहण करने वाला है उसके पास पहुंचता है, तो उसे विघटन आ जाता है और संदेश को पहुंचाने में जितने अधिक लोग सन्निहित होते हैं, संदेश का उतना ही अधिक विघटन होता है। अगर संदेश जो पहुंचाया जा रहा है उसको पहुंचाने में बहुत सारे लोग हैं तो जो विघटन है वो अधिक होगा और ऐसी अवस्था में जो ग्रहण करने वाला है उस तक पहुंचने वाला संदेश मूल संदेश से प्रायः भिन्न होता है। मतलब जो संदेश हम ग्रहण करने वाले को पहुंचाना चाहते हैं, अगर बीच में कई लोगों के माध्यम से पहुंचाया जाए, जैसे 5-6 लोग हैं, अगर हमें लास्ट वाले को, छठवें व्यक्ति को अपना संदेश पहुंचाना है, तो जो संदेश हम पहले वाले व्यक्ति को देंगे वो संदेश पहुंचते पहुंचते जब छठवें व्यक्ति के पास जाएगा तो जो संदेश जो दिया होगा उस संदेश से, मतलब मूल संदेश जो दिया गया संदेश है, मूल संदेश उस संदेश से भिन्न होगा। ठीक है, यही बताया गया है कि वाचिक संप्रेषण है वो संदेशों को भेजने का मुख्य माध्यम जो है वो वाचिक संप्रेषण है। भाषण, औपचारिक वार्ता, समूह वाद विवाद आदि जो है वो वाचिक संप्रेषण के मुख्य उदाहरण हैं। ठीक है, उसमें यही बताया गया है कि संदेश को पहुंचाने में जितने अधिक लोग सन्निहित होते हैं, संदेश का उतना ही अधिक विघटन होता है और ऐसी अवस्था में जो ग्रहीता है, मतलब जो ग्रहण करने वाला है संदेश को, उस तक पहुंचने वाला जो संदेश होता है वो मूल संदेश, मूल मतलब जो सबसे पहले संदेश दिया गया है उस संदेश से भिन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिखित संप्रेषण। कौन सा संप्रेषण है? लिखित संप्रेषण, रिटन कम्युनिकेशन। लिखित संप्रेषण में पत्र, मेमो, फैक्स, विद्युतीय डाक, संगठन की पत्रिकाएं, नोटिस बोर्ड पर नोटिस आदि तथा अन्य कोई विधि जो लिखित रूप में प्रस्तुत की जा सके, लिखित संप्रेषण में सन्निहित किए जा सकते हैं। लिखित संप्रेषण का प्रयोग प्रेषक द्वारा इस कारण किया जाता है क्योंकि इनका कभी भी सत्यापन किया जा सकता है। छपे हुए संदेश को प्रेषक और ग्रहीता, प्रेषक मतलब क्या होता है? जो प्रदान करने वाला है, प्रसार करने वाला है, ठीक है, जिसकी ओर से संदेश प्रसारित हो रहा है, और ग्रहीता मतलब होता है जो ग्रहण करने वाला है। तो संप्रेषण में प्रेषक और ग्रहीता दोनों का ही होना आवश्यक है। ठीक है, प्रेषक मतलब जो प्रसार करने वाला है, ग्रहीता मतलब क्या होता है? जो ग्रहण करने वाला है। तो दोनों ही इसका लेखा जोखा रख सकते हैं। लिखित संप्रेषण का अंतिम लाभ इसकी प्रक्रिया में ही सन्निहित है। व्यक्ति लिखते समय शब्दों के चयन के प्रति अधिक सावधान रहता है अपेक्षाकृत वाचिक संदेश की अवस्था के। मतलब जो बोले गए संदेश होते हैं वो अंतिम व्यक्ति के पास पहुंचने तक बदल जाते हैं, ठीक है, उनसे भिन्न हो जाते हैं। लेकिन जो लिखित संदेश होता है वो वाचिक संदेश से भिन्न इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हमने जो लिख दिया वो संदेश अगर लास्ट व्यक्ति के पास भी पहुंचेगा तो भी वो संदेश वही रहेगा, वो मूल संदेश से भिन्न नहीं होगा। लेकिन जो वाचिक संदेश होता है, बोला हुआ संदेश होता है, वो लास्ट वाले व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते उससे भिन्न हो जाता है। ठीक है, उससे बिल्कुल अलग हो जाता है। अतः लिखित संदेशों के अधिक विचारपूर्वक, तार्किक और स्पष्ट होने की अधिक संभावना रहती है। लिखित संदेशों की अपनी सीमाएं भी हैं, इसमें अधिक समय लगता है। आप 1 घंटे के वार्षिक वार्तालाप जो वाचिक वार्तालाप है, ओरल कम्युनिकेशन है, उसको 1 घंटे के लिखित संदेश की अपेक्षा
काफ़ी अधिक सूचना प्रदान कर सकते हैं। अगर आप कोई संदेश बोलकर व्यक्त करते हैं तो आप 1 घंटे में काफ़ी संदेश बता सकते हैं, काफ़ी सूचनाएं आप प्रसारित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लिखने में आप 1 घंटा लगा रहे हैं, कि जिस संदेश को लिखने में आपको 1 घंटा लगता है उसे आप 10 या 15 मिनट में प्रदान कर सकते हैं वाचिक संदेश द्वारा। ठीक है, अतः लेखन यद्यपि अधिक सारगर्भित होता है पर इससे समय बहुत अधिक लगता है। लिखित संदेश की दूसरी सीमा प्रतिपुष्टि की कमी है। दूसरी सीमा क्या है? प्रतिपुष्टि की कमी है। वाचिक संप्रेषण में ग्रहीता ने जो कुछ सुना है उसका उत्तर त्वरित गति से प्राप्त हो जाता है। लिखित संप्रेषण में अंतर्निहित प्रतिपुष्टि नहीं होती है। इसका परिणाम यह है कि लिखित मेमो ग्रहीता को प्राप्त हुआ या नहीं इसका कोई आश्वासन नहीं होता, तथा ग्रहीता ने संदेश का वही अर्थ लगाया है जो प्रेषक ने भेजा है का कोई निश्चित आश्वासन नहीं है। सिंपल शब्दों में ये बता सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने वाचिक संप्रेषण कर रहा है तो उसमें जो ग्रहण करने वाला है उसका तुरंत उत्तर भी दे देगा। अगर उसको उसका अर्थ समझ में नहीं आया है तो वो तुरंत डिस्कस के द्वारा उसका अर्थ पूछ सकता है। लेकिन लिखित संप्रेषण में क्या होता है, जिसके पास गया है वो उसके समक्ष तो प्रस्तुत है नहीं, तो जिसके पास गया है वो उसका कुछ भी अर्थ लगा सकता है और ज़रूरी नहीं कि वो जो जहाँ पे भेजा जाए वो समय से पहुँच जाए या उसके पास पहुँच जाए। ठीक है, अवाचिक संप्रेषण क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हर बार जब हम किसी को वाचिक संदेश देते हैं तो साथ में अवाचिक संदेश भी देते हैं। कुछ अवस्थाओं में अवाचिक संप्रेषण अकेला ही अधिक प्रभावी होता है। उदाहरण, किसी की ओर नज़र उठाकर देखना, घूरना, मुस्कुराना, उत्तेजक शारीरिक गति आदि एक विशेष संदेश प्रेषित करते हैं। अतः अवाचिक संप्रेषण जो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की चर्चा किए बगैर इस विषय की चर्चा पूर्ण नहीं हो सकती। इसमें यह बताया गया है कि अगर हम किसी को वाचिक संदेश देते हैं तो अवाचिक संदेश भी देते हैं, और कुछ अवस्थाओं में जो अवाचिक संप्रेषण होता है वही अकेला प्रभावी होता है। जैसे किसी की ओर नज़र उठाकर देखना, घूरना, मुस्कुराना, उत्तेजक शारीरिक गति। ठीक है, तो यह तर्क दिया जा सकता है कि कोई भी शारीरिक गति का एक अर्थ होता है तथा ऐसी कोई भी गति अनायास नहीं होती है। उदाहरण, शारीरिक भाषा द्वारा हम कह सकते हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरी मदद करो, मैं उपलब्ध हूँ, मुझे ले चलो, मैं अवसाद में हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। और कदाचित यह संदेश चेतन रूप में भेजे जाते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या हो गया कि शारीरिक भाषा द्वारा हम कह सकते हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरी मदद करो, मैं उपलब्ध हूँ, मुझे ले चलो। ठीक है, शारीरिक भाषा द्वारा 2 सबसे महत्वपूर्ण संदेश होते हैं। पहला है वह सीमा जिस सीमा तक एक व्यक्ति दूसरे को पसंद करता है और उसके विचारों में रुचि रखता है, और दूसरा क्या है, प्रेषक और ग्रहीता। प्रेषक मतलब क्या हुआ, जो प्रसार करता है, और ग्रहीता मतलब जो ग्रहण करता है, की स्थिति का सापेक्षिक प्रत्यक्षीकरण। चेहरे के भाव भी अर्थ संप्रेषित करते हैं। एक मुस्कुराता चेहरा केवल मुस्कुराहट से भिन्न संदेश देता है। उच्चारण के साथ चेहरे के भाव आक्रामकता, भय, लज्जा और अन्य विशेषताएं उजागर करता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? वाचिक संप्रेषण, ओरल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, लिखित संप्रेषण के बारे में पढ़ा, रिटन कम्युनिकेशन, और अवाचिक संप्रेषण नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, और लिखित और वाचिक संप्रेषण में अंतर भी पढ़ा। ठीक है, अवाचिक संप्रेषण क्या होता है कि वाचिक संदेश जब हम देते हैं तो साथ में अवाचिक संदेश भी देते हैं। जैसे मुस्कुराना, घूरना, देखना, शारीरिक कोई शारीरिक गति करना। ठीक है, और क्या, चेहरे के भाव भी अर्थ संप्रेषित करते हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा, ठीक है, और आक्रामकता वाला चेहरा, भय, लज्जा, अन्य विशेषताएं। ठीक है, तो चेहरा एक है वो भय, लज्जा, विशेषताएं आदि को भी उजागर करता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि टीम के निर्माण में संप्रेषण का महत्व क्या है। तो क्वेश्चन आपके आ सकता है, टीम के निर्माण में संप्रेषण का महत्व बताइए। टीम के निर्माण में संप्रेषण का महत्व निम्नलिखित रूप से है। पहला है प्रभावी टीम का निर्माण, इफेक्टिव टीम बिल्डिंग। जब किसी टीम के सदस्य प्रभावी रूप से एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करने में सफल होते हैं तो उनमें आपसी विश्वास पैदा होता है, जिसके कारण एक प्रभावी टीम का निर्माण होता है। तो प्रभावी टीम का निर्माण कैसे होगा? उचित संप्रेषण के माध्यम से, जब वो अपने विचारों को आदान प्रदान करेंगे। ठीक है,
तो उनमें एक विश्वास पैदा होता है जिसके कारण एक प्रभावी टीम का निर्माण होता है। तो प्रभावी संप्रेषण तंत्र का महत्व कोविड-19 महामारी के समय और भी स्पष्ट हो गया था, जब अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से कार्य करने के निर्देश दिए थे। सेकंड है अच्छा संप्रेषण, गुड कम्युनिकेशन। ये क्या होता है? नेतृत्व में अच्छा संचार का होना पहला कदम है। अच्छे संचार मतलब क्या हुआ? संप्रेषण के कौशल में मौखिक, गैर मौखिक, सूचना लिखना घटक आदि शामिल होते हैं। अच्छा संप्रेषण एक प्रभावी संप्रेषण साबित होता है। यह समझाना आवश्यक है कि किस स्थिति में कौन सी संप्रेषण विधि शामिल की जाए। मतलब संप्रेषण विधि शामिल की जाए मतलब मौखिक रूप में बताया जाए या लिखित रूप में बताया जाए संप्रेषण को, या फिर संप्रेषण के माध्यम से बताया जाए। ठीक है, तो कौन सी विधि शामिल करें यह परिस्थिति पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है समस्या समाधान। संप्रेषण के द्वारा समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। अच्छा संप्रेषण टीम वह कुंजी है जो सही रास्ता दिखाती है। अच्छे संप्रेषण का ना होना सबसे बड़ी समस्या है जो नेतृत्व को असमंजस में डाल सकता है। नेक्स्ट है कर्मचारी संतोष। उत्साहजनक संप्रेषण कौशल कर्मचारियों में संतोष पैदा करता है। अच्छा संचार संप्रेषण कार्यस्थल के प्रति वफादारी की भावना को बढ़ावा देता है। तो टीम के निर्माण में संप्रेषण का महत्व है। पहला पॉइंट है प्रभावी टीम का निर्माण, अच्छा संप्रेषण, समस्या समाधान और कर्मचारी संतोष। तो हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा? वाचिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, अवाचिक संप्रेषण, फिर हमने पढ़ा टीम के निर्माण में संप्रेषण के महत्व के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।